सभी को मेरा नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र जो कि अभी पेपर आपका 22 तारीख को होना है, उसके लिए मैराथन वीडियो लेकर मैं आपके साथ सुमन देवी राजकीय महाविद्यालय शिवानी भिवानी हरियाणा से समकालीन हिंदी कविता में आपके मुख्य 7 कवि लगे हुए हैं। सबसे पहले हैं उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, जिनका जन्म 1911 में कसाया में हुआ, मृत्यु 1987 में हृदय गति रुक जाने के कारण। प्रतीक पत्रिका के वो संपादक थे। आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कितनी नाव में कितनी बार में 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला। उनकी प्रथम कविता है हमारा देश, जो कि ग्रामीण सभ्यता और उसकी ग्रामीण सभ्यता को ही कवि ने वास्तविक संस्कृति बताया है। दूसरी कविता है नदी के द्वीप, जिसमें धारा, द्वीप और भूखंड जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है। धारा जो कि नदी प्रवाह का प्रतीक है, जो द्वीप है वो व्यक्ति का, और भूखंड पारस्परिक संबंधों और समाज का प्रतीक है। तीसरी कविता है कितनी नाव में कितनी बार, जिसके ऊपर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। वो विदेशों की कई बार यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें लगा कि जितनी बार भी हम यात्रा कर रहे हैं चकाचौंध में, विदेशों की चकाचौंध में स्वदेश जैसा अपनापन कहीं भी नहीं मिला है। चौथी कविता है उनकी नाच, जिसमें जन्म से मृत्यु के बीच बंधी हुई रस्सी के समान हम नाचते रहते हैं। पांचवी कविता उनकी है यह दीप अकेला, जिसमें व्यष्टि समाज का और समष्टि व्यष्टि व्यक्ति का और समष्टि समाज का प्रतीक है। सुनी सी सांझ में कवि ने सांझ का मानवीकरण किया है और स्वयं को प्रकृति से जोड़े रखने की बात कही है। सातवीं उनकी कविता है सांप, जो नगरीय सभ्य कहे जाने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य कसा है। नगरीय सभ्यता के ऊपर करारा व्यंग्य अज्ञा जी ने किया है। उड़चल हारिल कविता के माध्यम से कवि कर्मवीर इंसान को नव निर्माण और नव सृजन की ओर प्रेरणा देते हैं। आइए दूसरे कवि की बात करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 में हुआ, 25 दिसंबर इलाहाबाद में, और मृत्यु 1997 में हुई। 1972 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। रचनाएं आप याद ही कर लेंगे। आइए उनकी कविताओं की तरफ चलते हैं। पहली उनकी कविता जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है, रथ का टूटा पहिया, जिसमें अभिमन्यु महाभारत से ये प्रसंग लिया गया है। अभिमन्यु ने टूटे पहिए से ही मुकाबला किया। तो आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जो है बहुत सारी विषमताएं आती रहती हैं, और उन विषमताओं का जिस प्रकार अभिमन्यु ने सामना किया, उसी प्रकार हमें भी सामना करना चाहिए। फागुन की शाम अगली कविता है, जिसमें प्रकृति वर्णन किया गया है और पक्षियों के सौंदर्य का वर्णन इसमें है। फूल, मोमबत्तियाँ और सपने, इसमें लेखक ने आधुनिक मानव की पीड़ा को प्रेरक बनाने के रूप में प्रस्तुत किया है और आशावादी दृष्टिकोण इसमें दिखाया है। बुआई का गीत कृषक जीवन से संबंधित समस्याओं को उजागर करने वाला है, और बादलों से कृषक का करुण दारुण्य आह्वान किया गया है। अगली कविता है गुलाम बनाने वाले। इस कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती जी बताना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये गुलामी जो है वो हमें दे गए। राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा आर्थिक और जो सांस्कृतिक गुलामी है वो, उसके गुलाम हम आज भी बने हैं और उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अगली कविता है थके हुए कलाकार। इसमें कवि जो है कलाकारों को पुनर्सृजन करने की प्रेरणा देता है कि आप लगे रहिए, आप मौलिक विचारों का सृजन करने वाले हो। विप्रलब्धा जो कि कनुप्रिया से ली गई है, उसमें राधा की विरह व्यथा का उल्लेख किया गया है। अगला जो कवि है वो नरेश मेहता जी हैं, जिनका जन्म 5 फरवरी 1922 को हुआ, मालवा में ब्राह्मण परिवार में, और 2000 में उनका निधन हो गया। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं ये, और नवीनता
और नए 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 प्रयोग उन्होंने किए हैं। मंत्र गंध और भाषा, भाषा का महत्व उन्होंने बताया है कि धर्म ग्रंथों से उसकी तुलना की गई है। अरण्यानी से वापसी, कवि ने अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जो कर्म है उसकी प्रधानता बताई है, और जीवन को एक प्रार्थना, इस कविता को प्रार्थना और कल्याणकारी भावना से परिपूर्ण उन्होंने माना है। अगले कवि हैं नागार्जुन जी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। उनका नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है, उन्हें यात्री नाम से पुकारा जाता है। उनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1998 में हुई। यहाँ पाठ्यक्रम की बात हम करते हैं, वैसे तो वो इनका जो साहित्यिक परिचय है वो 2 शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हम यहाँ संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं एक रिवीजन के माध्यम से। उनको प्रणाम अज्ञात शहीदों को समर्पित है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जो हारे हुए हैं, कवि उनको प्रणाम करना चाहता है, जिनका कहीं भी इतिहास में नाम अंकित नहीं है। अगली कविता है उनकी सिंदूर तिलकित भाल, जिसमें वो प्रवास काल में अपनी पत्नी, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के बाग बगीचों उन सबको याद करता है और कहता है कि जहाँ प्रवास में कहीं भी चले जाओ, वह हमेशा कितने भी दिन वहाँ ठहरो, लेकिन लोग उन्हें प्रवासी ही कहेंगे। उन्हें अपनी धरा, अपनी सहकर्मिणी याद आती है। अगली कविता है बादलों को घिरते देखा है। वर्षा ऋतु में हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर है। किन्नर जाति है उसका मदमस्त चित्रण इसके अंदर किया गया है। अकाल और उसके बाद अगली कविता है, जिसमें अकाल के बाद की यथार्थ चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया है। नागार्जुन की अगली कविता है प्रेत का बयान, जो कि एक अध्यापक की आत्मा के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। शोचनीय दशा मास्टर जी की दिखाई गई है, उनकी आर्थिक स्थिति। रघुवीर सहाय हैं अगले कवि, जिनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। 1990 में उनकी मृत्यु हुई। दूसरे तारक सप्तक के कवि हैं। इन्होंने भी इंग्लिश एमए की थी, और जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी हैं, उन्होंने बीएससी की हुई है। लोकतंत्र का संकट कविता है इनकी पहली, जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है। लोकतांत्रिक प्रणाली में व्याप्त कमियों को उजागर किया है। बताया है कि लोकतंत्र में इतनी कमियां नहीं हैं, लोग लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और जो गरीबों की सेवा करते करते लोग ना जाने कैसे अमीर हो जाते हैं। चिट्ठियाँ अगली कविता है, जिसमें कवि ने अपनी द्विधा और अंतर्द्वंद से जूझते हुए दिखाई देते हैं, और परिवारों के मध्य जो दरारें पड़ रही हैं उसका जिक्र भी यहाँ किया गया है। भाषा का युद्ध वर्ग संघर्ष जैसा युद्ध दिखाई देता है। दूसरे की भाषा से अपनी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ी जा सकती, ये कविता का मुख्य उद्देश्य है। अगली कविता है धूप, जिसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा कवि यहाँ देते हैं। रघुवीर साय, जो कि द्वितीय तारक सप्तक के कवि हैं। रामदास कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अपराध के प्रति उदासीनता, जो आम जनता है उसकी बेबसी, और ऐसा स्थिति का दारुण्य चित्र उन्होंने यहाँ अंकित किया है। अगली कविता है कोई एक और मतदाता। आज की व्यवस्था में व्यक्ति की गणना सिर्फ एक मतदाता के रूप में होती रहती है। सिर्फ उन्हें एक वोटर, एक मतदाता दिखाई देता है। अगली कविता है काला नंगा बच्चा पैदल। कवि की संवेदनशीलता भारत की गरीबी की दयनीय अवस्था और भीख मांगते हुए बच्चे, उनकी मजबूरी यहाँ दिखाई गई है। उनकी अगली कविता है आत्महत्या के विरुद्ध गहन पीड़ा और यथार्थ बोध, आधुनिकता बोध का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर या फिर कोई गहन पीड़ा को अनुभव करके आत्महत्याएं
रोज के रोज बढ़ रही हैं। उनकी अगली कविता है चिथड़ा चिथड़ा में वर्तमान की अप्रत्यक्ष दशा, झूठी शानो शौकत और दिखावे की प्रवृत्ति में कवि ने आत्मकथात्मक शैली में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। अगले जो कवि हैं वो कुंवर नारायण हैं। 1927 फैजाबाद यूपी में उनका जन्म हुआ। इंग्लिश एमए हैं ये भी। इनका कोई दूसरा नहीं, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण 2009 में मिला है और 2006 में उन्हें उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी मुख्य 3 कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। चक्रव्यूह, हर युद्ध जो है छल कपट छद्म और कूटनीति से जीता जाता है। चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु का प्रसंग उठाया गया है और इसके माध्यम से आधुनिकता बोध से उसको जोड़ा गया है कि हर रोज हर व्यक्ति जो है कि युद्ध लड़ता रहता है और वो अपनी जीत के लिए किसी भी सही या गलत यानी साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करता है। एक जले हुए मकान के सामने मनुष्य की जो पीड़ा है, उसकी संघर्षशीलता, उसके संघर्षों का जो द्वंद्व है, उसको इसमें दिखाने की कोशिश की है। जब आदमी नहीं रहता, कवि बताता है कि जब व्यक्ति पर बुरा वक्त आता है तो उसमें मानवीयता नहीं रहती, वो आदमी नहीं रहता, उसमें विवेक करने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगले जो हमारे और अंतिम कवि हैं लीलाधर जंगुड़ी जी हैं, जिनका जन्म 1 जून 1944 में हुआ। इन्होंने एमए हिंदी किया है। अनुभव के आकाश में चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 2004 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इनकी जो पहली कविता पाठ्यक्रम में लगी हुई है वो है वृक्ष हत्या। पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य समस्या इसमें उठाई गई है कि हम अपने स्वार्थों के लिए और जंगलों को काट रहे हैं, वृक्षों की हत्या कर रहे हैं और शहरीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी अगली कविता है परिवार की खाड़ी। जैसा कि कविता के नाम से ही पता चल रहा है कि पारिवारिक जो विघटन हो रहे हैं, संयुक्त परिवार जो टूट रहे हैं, उसकी व्यथा इसमें कही गई है। अगली कविता है उनकी स्वतंत्र जुबान, जिसमें कवि ने बताया है कि आजकल जो है कथनी और करनी में कितना अंतर हो गया है। सबको सच पता होता है लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये इस कविता का उद्देश्य है। अगली कविता है ईश्वर और आदमी की बातचीत। इसमें ईश्वर और आदमी के संवाद दिखाए गए हैं और जिस ईश्वर की मूर्ति को हम पूजते हैं उसी को बेचने चले हैं। वो कहते हैं कि आजकल जो है ईश्वर को हमने कि तुम यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ तो रहने की जगह ही नहीं है, कैलेंडरों में स्थान दे दिया है। जो ठोकर खाते हैं। कविता अगली है संघर्षशीलता के बारे में कवि बताना चाहता है। बहुत से पत्थर पड़े हैं, पत्थरों की विभिन्नता और उनकी विभिन्न प्रकारों का यहाँ जिक्र कवि ने किया है। लीलाधर जंगुड़ी। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हमारी जो पुस्तक है वो समकालीन हिंदी कविता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में कविता के 7 मुख्य प्रश्न लगे हुए हैं, जो कि इनका मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र यहाँ पर करूँगी। हमारा जो सबसे पहले इसका काल विभाजन है। आधुनिक जो कविता की शुरुआत होती है वो 1850 भारतेंदु के जन्म से होती है। कई पुस्तकों में 1857 से शुरुआत मानी गई है, लेकिन कईयों में ये शुरुआत जो है 1850 से मानी गई। सबसे पहला जो है 1857 से 1900 तक, क्योंकि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ और 1885 में उनकी मृत्यु हुई, तो इसके कॉमन समय को ले लिया गया है। भारतेंदु युग 1857 से 1900। दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920। तीसरा छायावादी युग 1920 से 1935। चौथा है प्रगतिवादी युग 1935 से 1943। फिर है प्रयोगवाद 1943 से 1951। फिर आती है नई कविता 1951 से 1960 और सठोत्तरी कविता 1960 से आज तक के समय को। आइए जो एक एक युग के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला है भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ माना जाता है। इस काल में
जो काव्यरूपी नदी अबाध गति से बहने लगी थी। भारतेंदु ने हिंदी कविता में जन सामान्य के सुख दुख को अभिव्यक्ति प्रदान की है। वो 35 वर्ष की छोटी सी आयु में ही बहुत ज़्यादा काम करके गए हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस युग का नाम भी पड़ा है। यह कविता जनजीवन के बिल्कुल नज़दीक पाई जाती है। इस युग के जो अन्य कवि हैं वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। इस युग की कविता में प्राचीन और नवीन युग की काव्य प्रवृत्तियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। भक्ति, इस युग में भक्ति भाव, रीतिकालीन श्रृंगार भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चित्रण आदि आधुनिक काव्य विशेषताएं भी दिखाई दी हैं। इस युग में कविता को महत्व इस बात पे दिया गया कि इसमें देश और जनता की भावनाओं और उनकी समस्याओं को पहली बार अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। कवियों ने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का जो दारुण चित्र प्रस्तुत किया है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। समाज सुधार का स्वर इसमें प्रबल था। भारतेंदु और उसके युग के अन्य कवियों ने अतीत के जो सांस्कृतिक गौरव है उसको प्रस्तुत किया है। लोगों ने आत्मसम्मान की भावना भरने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इस युग का जो काव्य है वो अपने युग की समस्याओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, इस समय की, इस युग की जो काव्य की भाषा है वो ब्रज है। अगला जो युग है वो द्विवेदी युग है, जो 1900 से लेकर 1920 तक के कालक्रम का हिस्सा है। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने और 1920 तक बने रहे, इसीलिए उन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नाम रखा गया। यह युग खड़ी बोली के आंदोलन का युग था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहोद, मैथिली शरण गुप्त के प्रयत्नों से ये काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया। इस युग में हम आदर्शवादी काव्य धारा का युग भी इसे कह सकते हैं। इस युग में भारतेंदु युगीन जो प्रवृत्तियाँ थी उसका विकास काल भी इसको कहा जा सकता है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहोद जो कि उनका उपनाम है, मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त आदि इस समय के कवि हैं। उनकी कृतियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार और भारत के गौरवगान व देश में नवजागरण का स्वर इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इस युग में उपदेश तथा वर्ण प्रधान इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रधानता थी। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म और नैतिकता का उपदेश देना था। इस युग की धार्मिक तथा देश की भावना भारतेंदु युग से अधिक उदार और व्यापक थी। कविता के विविध विधाओं का विकास इसमें हुआ, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, प्रगीत इस युग में दृष्टिगोचर हुए। साकेत जो कि 1931 में आई, अयोध्या सिंह अरियोद की प्रमुख रचना है, जिसमें उर्मिला जो कि उपेक्षित पात्रा है उसके विषय में उठाया गया। प्रिय प्रवास, जो जिसमें 17 सर्ग हैं, 2 प्रतिनिधि महाकाव्य हैं। इसमें साकेत 1931 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है और प्रिय प्रवास अरिहोद की है। दोनों ही इस के प्रतिनिधि महाकाव्य हैं। इसमें द्विवेदी युगीन भाव, भाषा, छंद आदि सभी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इस युग को अगर हम कहें तो नए विषयों और नई भाषा दोनों दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण युग रहा है। अगला जो हमारा कालक्रम है वो छायावादी युग है, जो 1920 से लेकर 1936 का समय लिया गया है। 36 में जो प्रेमचंद हैं उनका देहांत हुआ था। द्विवेदी युग की जो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक कविताओं की जो प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का विकास हुआ। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इसी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी की आधुनिक कविताओं में छायावादी कविताओं को सर्वश्रेष्ठ कविता माना जाता है। इस समय में आधुनिक युग का स्वर्ण काव्य काल कहा जा सकता है। इस काव्य में व्यक्ति विशेष को प्रधानता दी गई है। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण भी इसमें बहुत अच्छा रहा है और जो सुमित्रानंदन पंत है उनको प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है। श्रृंगार रीतिकालीन श्रृंगार भावना से भिन्न है। यह का जो श्रृंगार वर्णन है वो स्थूल ना होकर, मासल ना होकर सूक्ष्म एवं काल्पनिक है। छायावादी काव्य भाषा में अलंकृत और मुक्तक छंद विधान से की दृष्टि से अनुपम रचनाएं इसमें आई हैं। कामायनी जो कि महाकाव्य है, पल्लव, परिमल और यामाहा ये इस काल विशेष की प्रमुख या प्रतिनिधि रचनाएं हैं। अगले कालचरण की बात करते हैं। प्रगतिवाद जो 1936 से 1943 तक का समय है। छायावादी कविता में व्यष्टि मूलक था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी युग का प्रारंभ हुआ। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है। पंत, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, नवीन, अंचल, मिलिंद आदि कवि इस कालखंड के रहे हैं। शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समानता के प्रति आग्रह, रूढ़ियों का विरोध, क्रांति की भावना, आवश्यकता पर बल देकर प्रगतिवादी साहित्य में ये रचनाएं हुई हैं। ये वर्ण विषय रहे हैं। प्रगतिवादी कविता आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध करके भौतिक मूल्यों की स्थापना करती है। इस कविता में वाद का अंश अधिक है, काव्य कम है। यह कविता प्रचार ज़्यादा करती है। कविताओं की दृष्टि से इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अगले कालखंड पर बात करते हैं। प्रयोगवादी जो कि 1943 से 1951 तक का समय, यानी प्रथम तारक सप्तक भी इसमें आया। छायावादी कविता के प्रति अन्य प्रतिक्रिया प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में प्रकट हुई। इस कविता में छायावादी जो व्यक्तिकता थी उसमें हृदय के धरातल पर ग्रहण न करके बौद्धिक धरातल पर ग्रहण किया गया। 1943 में जिसके आज्ञा जी तारक सप्तक के 7 कवियों की कविताओं का संग्रह तारक सप्तक कहलाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रयोगवादी कविता का विकास हुआ। 1953 के उपरांत नई कविता के नाम से ही यह काव्यधारा परिवर्तित हुई। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह, या प्रयोगवादी जो कविता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वाद से सर्वथा मुक्त रही है। नई कविता जो है वो शुद्ध साहित्यिक वाद है। इसमें वस्तु पक्ष में निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था, विश्वास, हास्य, व्यंग्य, यथार्थ चित्रण, व्यक्तिवाद, ये सारी विरोधाभासी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। शिल्प की दृष्टि से नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंब विधान, मुक्तक छंद आदि का प्रयोग भी दिखाई देता है। सठोत्तरी कविता, नई कविता और समकालीन कविता की बात करूं मैं अगले कालक्रम में, तो सन 1960 के बाद हिंदी काव्य जगत के अनेक आंदोलन चले, जो समकालीन कविता, नई कविता, अकविता, सूर्योदय कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांत कविता, अस्वीकृत कविता, नूतन कविता, इनके माध्यम से प्रस्तुत की गई। समकालीन कविता का कथ्य जो है यथार्थ पर ज़्यादा आधारित है। इनकी जो भाषा है वो स्पष्ट और सपाट बयानी है। इन्हें परंपरा के प्रति जो है विशेष विद्रोह है और शिल्प की दृष्टि से भी नए नए प्रयोग इसमें किए गए हैं। इस समकालीन कविता या कविता में धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जंगूड़ी, केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, आलोक धनवा, विष्णु खरे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विष्णु चंद्र शर्मा, श्रीराम वर्मा, मनोज
सोनकर, ये नाम इनके कवियों के गिनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो कविता का जो कालखंड है, भारतेंदु और द्विवेदी युग में राष्ट्रवादी भावना, समाज सुधार और देश प्रेम के गीत गाए गए। वहीं छायावाद में कविता में व्यक्ति विशेष की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई। और जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद में समाज में समानता उत्पन्न करने की जो क्रांति का आह्वान किया गया। और प्रयोगवाद में वस्तु और शिल्प को लेकर नए नए प्रयोग किए गए। कविता और नई कविता में यथार्थ बोध की प्रवृत्तियों को उजागर किया गया। आखिरी जो हमारा कालखंड रहता है उसमें संक्षेपण, पल्लवन और पत्र लेखन, ये 3 हमारे टॉपिक शेष हैं। आइए संक्षेपण की बात करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी में संक्षेपण का अपना ही महत्व है। आजकल की जो मानव जीवन है उसकी गति और दिनचर्या में बहुत ही तीव्रता आ गई है। सभी के जीवन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण हर कार्य शीघ्रता से निपटाने की सभी कोशिश करते हैं। आज जो मानव है अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए सीमित शब्दों का प्रयोग करता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में संक्षेपण की आवश्यकता दिन प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। संक्षेपण की भाषा जो है सूत्रात्मक होती है और अपने आप में पूर्ण होती है। विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों के पास प्रतिदिन इतने ज़्यादा अधिक पत्र होते हैं, विवरण होते हैं, तो इसीलिए वो आदि से अंत तक नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे पत्रों को अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उनका संक्षेपण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आज जो है विभिन्न परीक्षाओं में भी जो शब्दों की शब्द सीमा निश्चित कर दी गई है। तो संक्षेपण का महत्व जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक है। आइए इसके अर्थ की बात करते हैं। किसी भी कथन या लिखित भाव को पूर्ण एवं सार रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह हिंदी भाषा में यह शब्द संस्कृत के माध्यम से आया है। इसका मतलब है छोटा करना, संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। किसी विस्तृत विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में कथ्य के अनावश्यक जो अप्रासंगिक और कुछ जो जरूरी नहीं है उन अंशों को छोड़ करके मूल भाव को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण कम से कम शब्दों का सरल भाषा में प्रयोग करना ही संक्षेपण कहलाता है। आइए परिभाषा डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार कि संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी हुई स्वतः पूर्ण रचना होती है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को क्रमशः संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य अंतर है संक्षेपण और सार में क्या अंतर है। बहुत सारे विद्वान इनको एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जो सार है उसमें पाठ के सभी तथ्यों की चर्चा करना आवश्यक नहीं होता, केवल केंद्रीय भाव को संक्षिप्त रूप से प्रकट किया जाता है। जबकि संक्षेपण में सभी तथ्यों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, लेकिन कम से कम शब्दों में, 1/3 शब्दों में उसको प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जबकि सार में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। संक्षेपण की प्रक्रिया के कुछ नियम हैं, आइए उस पर ध्यान डाल देते हैं। या फिर संक्षेपण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें मूल पाठ को 2-3 बार सूक्ष्म रूप से जान लेना चाहिए, सभी तथ्यों को समझ लेना चाहिए। पाठ को पढ़ते समय हमें जो मुख्य तथ्य हैं उनको रेखांकित कर लें, ताकि जब दोबारा से करें तो मुख्य तत्व छूट ना जाए। लिख लें और सामग्री को बार बार पढ़ें, तभी आप उसका संक्षिप्त रूप कर सकते हैं। मूल जो उदाहरण है उसमें से उदाहरण और उसकी व्याख्या करने के लिए जो जो चीज़ें बढ़ा रखी हैं उनको काटने का कार्य इसमें किया जाता है। सूत्रात्मक और समस्त पद पर प्रधान भाषा अपनानी चाहिए। इसमें उत्तम और मध्यम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है।
संक्षेपण लेखन में 1/3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग और भाषा सरल और स्पष्ट रखनी होती है। मुहावरे, लोकोक्तियों, दृष्टांत, अलंकारों को छोड़ देना चाहिए। उपयोगी आंकड़े, विशेष नाम और अति आवश्यक तिथियों को उचित स्थान देना चाहिए। बार बार इसको पढ़ना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण बात इसमें छूट न जाए। तुरंत इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार कीजिए। वर्तनी और पूर्ण विरामों का पूरा ध्यान देना चाहिए। वाक्य संकोचन के कौशल का उपयोग करके ही भाषा को संक्षिप्त किया जा सकता है। संक्षेपण लेखन में अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मूल अनुच्छेद के विचारों के क्रम में भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। संक्षेपण लेखन स्वयं में एक स्वतंत्र, सुगठित और प्रभावपूर्ण अनुच्छेद होना चाहिए। विराम चिन्ह यथास्थान लगाने चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। संक्षिप्तता यानी छोटा करके तो इसका महत्वपूर्ण गुण है इसका। पूर्णता होनी चाहिए, क्रमबद्धता या प्रवाहमयता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और मौलिकता और समाहार शक्ति इसके मुख्य विशेषताएं हैं। आइए पल्लवन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको संक्षेपण के विषय में जानकारी मिली गई होगी तो पल्लवन जो है वो संक्षेपण का ही विपरीतार्थक है। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना, जो कि पल्लवन एक प्रकार की गद्य रचना है जिसमें किसी विचार या विषय को विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है। जो विद्वान होते हैं, मनीषी या संत महात्मा होते हैं, अपनी बातों को सूत्र रूप में कहते हैं। तो आम आदमी को सूत्र वाक्य समझ नहीं आते तो उन्हीं की व्याख्यात्मक प्रस्तुति को ही हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन भी संक्षेपण की भांति एक कला है। पल्लवन में भी निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसकी जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। जैसे डॉक्टर राम प्रकाश ने ये परिभाषा दी कि एक निश्चित विषय और विवेचन बिंदु या कथ्य से संबंधित जो विचार है, भाव, उसको अपने ज्ञान, स्वानुभूति और कल्पना के सहारे विस्तृत कर सुललित, प्रभावमयी, उन्मुक्त शैली में अपनी कल्पना से अभिव्यक्त करना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना है जिसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु को कल्पना के सहारे मौलिक, उन्मुक्त, सारगर्भित, विस्तार, प्रवाहमयी, सहज भाषा शैली में किया जाता है। डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार है किसी भाव गुफित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु किए जाने वाले विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। पता ही चल गया होगा आपको कि पल्लवन वह कला है जिसमें सूत्र, वाक्य, सूक्ति, कथन या मुहावरे में निहित जो गूढ़ विचार है उसको सरल भाषा में विस्तृत रूप देना है। इसके कुछ नियम हैं, आइए जान लेते हैं कुछ नियमों को। कैसे पल्लवन का वह विषय चुनना चाहिए जिसके को आपको पहले से ही ज्ञान हो। आपकी प्रतिभा और कल्पना से परे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पल्लवन अपने सामर्थ्य और रुचि के अनुसार ही विषय का चयन आपको करना है। पल्लवन लेखन प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि उसमें हम चिंतन मनन करें। जो भी नीति वाक्य दिया गया है, सूत्र वाक्य दिया गया है, उसमें अच्छे से चिंतन करें, मनन करें। तीसरा है कि आपके पास शब्दकोश होना जरूरी है। आपको किसी भी पूर्व संदर्भ जो दृष्टांत है, उदाहरण है, उसको किसी भी अनुच्छेद में आप स्पष्ट रूप से शामिल कर सके, ये भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। विषय सामग्री को रोचक बनाने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए और सहयोगी भावों और विचारों को भी शामिल करना है। सबसे पहले मूल जो भाव है उसका विस्तारण के लिए आपको पहले प्रारूप बना लेना चाहिए। केंद्रीय भाव के चारों तरफ यानी केंद्रीय भाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है।
भावों का विस्तारण एक से अधिक अनुच्छेदों में भी हो सकता है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अलंकृत भाषा से बचना चाहिए। अप्रासंगिक और अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। जो ऐसे विचारों या तर्क वितर्क का प्रयोग से बचना चाहिए। विरोधाभास की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए। पलवन के पश्चात एक बार होने के बाद एक बार आदि से अंत तक उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई त्रुटि ना रहे। उसकी वर्तनी, वाक्य विन्यास और शब्द विन्यास या विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास से ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और सृजनात्मकता में परिपक्वता भी अभ्यास से ही आती है। तो अभ्यास ही पलवन और संक्षेपण का मूल मंत्र है। इसकी पलवन की अगर कुछ विशेषताओं की मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये एक गद्यात्मक रचना है। प्रवाहमयता इसका मुख्य गुण है। सहजता व स्वाभाविकता, सरल स्पष्ट भाषा या भाषा लालित्य इसके अंदर होना चाहिए। शब्द योजना जो है स्वतंत्र और मौलिक होनी चाहिए। केंद्रीय भाव इसका स्पष्ट होना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। परीक्षा से पहले का दिन, परीक्षा परिणाम का दिन, आलस्य दरिद्रता का मूल है। इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। हमारा जो अंतिम विषय है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन, एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि पल्लवन और संक्षेपण अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम के अन्य पुरुष में। भाषा जो है दोनों की स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखन किसे कहते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं। पत्र लेखन जो है वो आज के समय में इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो सरकारी विभाग है उनमें पत्र लेखन का उतना ही महत्व है। पत्र लेखन का स्थान आजकल ईमेल ने ले लिया है। पत्र संदेश भेजने का एक लिखित माध्यम है जो किसी एक व्यक्ति या संस्था का संदेश दूसरे व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिसमें औपचारिकताएं करने की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सरकारी कार्यालय पत्र, शिकायती पत्र, व्यवहारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, स्वजनों को की कुशलता के लिए या स्वजनों को जो भेजते हैं उन्हें कहते हैं। कार्यालय पत्र में एक अवश्य बात होती है कि उसके ऊपर दिनांक तथा पत्र संख्या सबसे ज़रूरी होती है। नियुक्ति पत्र वे होते हैं जिसमें नियुक्ति की सूचना दी गई हो। आवेदन पत्र जिसमें नौकरी के लिए आवेदन किए गए हों। अनुस्मारक वे होते हैं जो किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं, उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। आवेदन, इसमें जो पत्र होते हैं उसकी प्रमुख जो है 5 तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहले भेजने वाले का, जिसे प्रेषक कहते हैं, उसका पता होता है। कलेवर भी हम कह सकते हैं, लिखने वाले का पता, और तिथि लिख दी जाती है। फिर जहां हम भेजते हैं उसका पता होता है। फिर संबोधन करते हैं और विषय लिखते हैं। तीसरा जो मुख्य है वो मुख्य विषय, बॉडी जिसको बोलते हैं। फिर हम समाप्ति करते हैं सैल्यूटेशन से, यानी जो हम लिखते हैं, और अंत में सिग्नेचर या नाम लिख करके हम पत्र को समाप्त करते हैं। एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सबसे पहले तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, ना तो ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए, ना ही लघु होना चाहिए। वो गागर में सागर बनने वाली कहावत यहाँ पर स्पष्ट होती है। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और विषय की स्पष्टता हो। ऐसा पत्र ना लिखे जो निरर्थक हो। इसके बाद जैसा मैं बता ही चुकी हूँ
कि पत्र जो है संदेश का माध्यम होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में मोबाइल और ईमेल ने इसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके महत्व को नहीं नकार सकते, क्योंकि किसी भी सरकारी विभाग में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अभ्यास के जरिए ही इसमें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इसको बाल्यावस्था से ही करवाया जाता है, सिखाया जाता है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, ऑफिस लेटर जो जिसे बोलते हैं सरकारी पत्र। ये पत्र जो है सरकारी विभागों से संबंधित होते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को या जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, विदेश मंत्रालय को, इस प्रकार से ये पत्र भेजे जाते हैं। इसमें विभागीय पत्र भी होते हैं, आवेदन पत्र भी होते हैं, संपादक के नाम पत्र भी होते हैं और व्यावसायिक पत्र भी होते हैं। अनौपचारिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पत्र संख्या जो है वो कार्यालय पत्रों के लिए आवश्यक होती है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको सही लगा होगा। एक परिपत्र होता है जिसको हम सर्कुलर भी कहते हैं। जब एक ही विषय से संबंधित कोई संदेश एक से अधिक विभागों में भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको सर्कुलर कहते हैं। दूसरा नाम इसका गश्ती पत्र भी है। मैं मेरी तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।